पूर्वक लागू करने की। और जो भी ऐलान किए गए हैं उनमें से अधिकांश को लागू करने की जिम्मेदारी जिस शख्स पर है वो खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पीयूष गोयल साहब का, जिनके ऊपर उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, फूड और कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय की जिम्मेदारी है। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। जब ये बजट पेश हो रहा था तो हर कोई ये जानना चाहता था कि क्या ये बजट रोजगार के मौके पैदा करेगा, क्या ये बजट ग्रोथ को पटरी पर लाएगा। आपको क्या लगता है ये बजट दोनों पैमाने पर कितना खरा उतर रहा है? मैं समझता हूं कि अपेक्षा से ज्यादा खरा उतर रहा है। आपने देखा होगा कि 35% की वृद्धि सरकारी निवेश में कैपेक्स के ऊपर शायद भारत में पहले कभी नहीं हुई हो, और 7 लाख करोड़ स्वयं केंद्र का, राज्यों का मिलाए तो 10.5 लाख करोड़ का जब निवेश आधारभूत सुविधाओं इंफ्रास्ट्रक्चर पर होता है तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट तो सीएनबीसी बहुत सही अच्छी तरीके से समझता है। तो उस मल्टीप्लायर इफेक्ट को जब फैक्टर इन करें तो इतने सारी इंडस्ट्रीज, छोटी बड़ी, एमएसएमईज, व्यापारी, हर वर्ग को जो मौके मिलते हैं, हमारे युवा युवतियों को जो रोजगार के साधन मिलेंगे, और इसके आधार पर जो प्राइवेट निवेश भी बढ़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को भी डिमांड दिखेगा तो प्राइवेट निवेश भी बढ़ेगा। तो इसका जो ग्रोथ मोमेंटम इस बजट से मिलेगा वो अपने आप में एक नई फाउंडेशन लेकर रहा है आत्मनिर्भर भारत। इस बजट में वित्त मंत्री के स्पीच में एक जो महत्वपूर्ण फोकस पॉइंट था, जो कि प्रधानमंत्री के भी दिल के काफी करीब है, वो है पीएम गति शक्ति को लेकर के। 7 इंजन को यहां पे इसमें शामिल किया गया है, पीएम गति शक्ति को। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि इस पीएम गति शक्ति को लेकर के लागू करने का क्या आप डेडलाइन देख रहे हैं, और इसके लागू होने के बाद चूंकि इसका एक बड़ा हिस्सा लॉजिस्टिक सेक्टर पे भी जाता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट में कितनी कटौती देख पा रहे हैं? आपको ध्यान होगा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पीएम गति शक्ति का लॉन्च ऑलरेडी कर दिया गया है और इसको लाइव भी किया है। आज 350 से अधिक लेयर्स अलग अलग डेटा के पीएम गति शक्ति में तैयार हो गए हैं बाइसैक द्वारा, जो अहमदाबाद स्थित एक संस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 साल पहले शुरू की थी। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि भारत में सदियों से जो प्लानिंग हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो टुकड़ों में होता है। एक संयोजन, पूरा सब कुछ मिला के होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी तक भारत में उसका स्वाद एक्सपीरियंस नहीं किया था। पीएम गति शक्ति वास्तव में अलग अलग जो इंजन्स ऑफ ग्रोथ है, 7 का जैसे जिक्र किया, एयरपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज, पोर्ट्स, इनलैंड वाटरवेज, ये जो अलग अलग मास ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, एक ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, मास ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और वाटरवेज, इसी के साथ साथ यूटिलिटीज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम। तो एक प्रकार से पूरे देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटीज की प्लानिंग है वो कैसे और कॉम्प्रिहेंसिव हो, सोची समझी रणनीति के तहत प्लानिंग की जाए, उसमें गति शक्ति का, प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का बहुत बड़ा योगदान है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल में 3 महीने पहले लॉन्च किया। इसके ऊपर हमने 1-2 प्रोजेक्ट्स को टेस्टिंग भी कर लिया है और बड़ा अच्छा उससे ध्यान में आता है कि सड़क की दिशा कहाँ होनी चाहिए, रास्ते में कोई फॉरेस्ट तो नहीं आता है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो नहीं है, कोई रूट को थोड़ा डाइवर्ट करें तो प्रोजेक्ट फास्टर लग सकता है। जब प्रोजेक्ट लग रहे हैं तो उसमें क्या क्या और काम साइमल्टेनियस होना चाहिए। ब्रिज बन रहा है तो ब्रिज के साथ साथ उसका वॉकवे भी हो जाए, ब्रिज के साथ साथ इलेक्ट्रिकल्स भी मूव करें, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगे, बार बार रोड खोदनी ना पड़े, बार बार रेलवे लाइन में डिले ना हो। तो एक बड़ी विजनरी थिंकिंग थी प्रधानमंत्री जी की, जो आधार बनेगी आगे के हमारे काम। इस पीएम गति शक्ति पे एक सवाल मेरा ये भी है कि क्या जो 7 इंफ्रास्ट्रक्चर के सेगमेंट आपने बताए, इससे जुड़े हुए जो भी प्रोजेक्ट सरकार आने वाले दिनों में शुरू करेगी, तो क्या उसको इस पीएम गति शक्ति से किसी भी तरह की मंजूरी लेनी पड़ेगी, ये पहले से ग्रीन सिग्नल लेना पड़ेगा ताकि बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सके? लक्ष्मण जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने
जब हमने पीएम गति शक्ति की उनके समक्ष प्रेजेंटेशन की, सबसे पहला प्रश्न यही पूछा कि ये एक नया ब्यूरोक्रेटिक लेयर नहीं बन जाना चाहिए, ये एक सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए अलग अलग मंत्रालयों को, राज्य सरकारों को, पीएसयूज को और आगे चल के प्राइवेट सेक्टर को। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये कोई नया मंजूरी या इसकी अप्रूवल या एक नई ब्यूरोक्रेसी नहीं होगी, ये एक आपको सहायता करने के लिए, निवेश को सहायता करने के लिए, निवेश को गति देने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान करने का एक साधन है। और इसका कोई ब्यूरोक्रेटिक रोल नहीं रहेगा, कोई तंगी नहीं होगी। इसमें अगर कुछ आप मुझे एक अनुमान बता सके, क्या कोई आपने एस्टिमेट किया है कि अगले कारोबारी साल में पीएम गति शक्ति के जरिए कितने हजार या लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को हम मंजूरी देने जा रहे हैं? जैसे मैंने अभी कहा, मंजूरी तो देने का कोई इसमें प्रावधान है ही नहीं, ये तो एक साधन है। तो आज भी जितने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या भविष्य में जो प्लानिंग होंगे, इन सभी के लिए पीएम गति शक्ति की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उन सब प्रोजेक्ट्स को इस मास्टर प्लान के माध्यम से, जिसमें अलग अलग लेयर्स में अलग अलग देश का मैपिंग की गई है, आज की व्यवस्थाओं की, आज की इंफ्रास्ट्रक्चर की, कहाँ फॉरेस्ट है, कहाँ रिवर्स हैं, कहाँ हाईवेज जा रहे हैं, कहाँ रोड ऑलरेडी चल रही है, एयरपोर्ट्स किधर किधर हैं, ऐसे करके हमने कई लेयर्स में भारत के आज का इंफ्रास्ट्रक्चर और आज की सुविधाओं के डेटा को कैप्चर किया। अब जो चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स या भविष्य में जो मंजूरी के लिए अलग अलग मंत्रालय या अलग अलग कंपनियां अपने प्रोजेक्ट्स लेंगी, वो उनको हम सिर्फ एक सुविधा के रूप में हैंड होल्डिंग करने का काम के रूप में देंगे और जितने ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें उतना उन्हीं को लाभ होगा। एक सवाल पीयूष गोयल साहब, जो आपके दिल के काफी करीब होता है, वो है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। हालांकि हर महीने एक्सपोर्ट एक नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में भी ऐलान सरकार ने किए, कई सारे ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव किए हैं। अब सरकार कह रही है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हम बदलाव करेंगे। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन के माध्यम से काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था, जिसमें सेवाओं के लिए भी, सर्विसेज के लिए भी और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी कई स्थानों पे देश भर में आज लगभग 250 से अधिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अलग अलग जगह पर चल रहे हैं। हमारी कल्पना है कि इसको मात्र एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन्स रहने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। इसको राज्य सरकारों के साथ मिलके एक प्रकार से एक इंडस्ट्रियल पार्क का रूप दिया जाए और इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, जो बड़ी मात्रा में जमीन उपलब्ध है, कई जगह पे बनी बनाई शेड्स या बनी बनाए कारखाने अवेलेबल हैं या सर्विसेज सेक्टर के लिए बनी बनाई बिल्डिंगें उपलब्ध हैं, इस सब इंफ्रास्ट्रक्चर को देश के काम में कैसे लाना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को कैसे मोमेंटम देना, सर्विस सेक्टर को कैसे और एक रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना, उस दिशा में हम एसईजेड पॉलिसी को सरल बनाने जा रहे हैं और इसको राज्य सरकारों के साथ मिलके, जो राज्य के भी इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, जो एसईजेड्स हैं, इन सबको जोड़ के एक प्लग एंड प्ले बहुत सुविधाजनक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो उद्योग के लिए और जिसमें नए निवेश को सरलता से सस्ते में जमीन में मिल सके और बाकी जो उनको काम करने के लिए सुविधाएं लगती हैं, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हो, बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्टिंग का मिले, जो रोड, रेल, एयरपोर्ट, ये सब जो कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर साधारणतः इन एसईजेड्स के पास रहता है, उसका लाभ भारत में भी उद्योग कर सके। तो इसको हम एक्सपोर्ट के बदले उद्योग और सर्विसेज के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो इसको मान के चलूं कि एसईजेड से जो सामान बन के निकलेगा वो एसईजेड से बाहर खुले बाजार में बेचने की, डोमेस्टिक मार्केट में बेचने की भी छूट मिलेगी ड्यूटी एरिया में? इसके लिए चर्चा अभी चल रही है। जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि आगे आने वाले दिनों में एक नया कानून आएगा, उसमें सभी चीजों को मद्देनजर रखा जाएगा। अगर लोकल एरिया सेल करना है तो उसमें क्या इक्वलाइजेशन लेवी लगे या क्या टैक्स लगे, जिससे
जो बाकी उद्योग चल रहे हैं SEZ के बाहर, उसको कोई अनफेयर डिसएडवांटेज ना हो, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो बाहर के यूनिट्स को और SEZ के यूनिट्स को, उसको मद्देनजर रखते हुए आगे का रास्ता तय किया जाए। So you had indicated at some point in time that probably the contact intensive sectors may require further support. So, one is the ECLGS, which you've announced in your budget speech, also a separate carve out for the hospitality sector, for instance, within that. Anything else, ma'am, that you would like to elaborate on that front? And second, ma'am, aren't your tax and expenditure, both numbers, extremely conservative in the budget? Any reason for that, ma'am? First thing about hospitality and contact intensive. I've said hospitality and related sectors. This was one thing which has come out repeatedly from very many stakeholders, and we recognize that post the second wave, the hospitality is in difficulty and they needed support. The tested and sort of proven formula was the emergency credit liquidity guarantee scheme. Since that had worked out well for the MSMEs, we thought that formulation is the best to be adopted. So to the existing 4.5 lakh crores of sovereign guarantee, we added 50,000 crore more sovereign guarantee, and wanted the hospitality and contact intensive sectors to benefit out of it. So that is the scheme. As it is, many of them are still approaching their banks. Banks can, even without the ECGLS, help them out if they want, but if ECGLS has to be extended, yes, we have given provision of 50,000 crores for it. Well, I thought you commented about the 1st February 2021 budget as well, saying you were conservative. I think our assessments have proven right, and conservative is not being overtly and excessively optimistic. We are sure to achieve the numbers. If anything, we'll probably better them. Number 5. Good afternoon, Madam Finance Minister. This is Karishma here from Business Today TV, India Today Group. I'd first like to congratulate you and the team for successfully implementing yet another budget. Ma'am, my question is on the privatization reform. The disinvestment target has been slashed. The revised target is at 78,000 crore, and of course, the next year's estimate is at 65,000 crore. Ma'am, with this, I'd like to understand how are we looking at LIC, IPO and BPCL privatization, which have been on cards? I have Tuhin with me here, but before he gives you details, one thing is got to be understood. LIC, we've already sort of told you that in all probability it is going through this year. I've made a specific mention of that in the budget. So beyond what I've said in the Parliament, there's nothing more to add for me on that. But I've indicated clearly that it will happen. Now, assessment for the rest of the year about the number being big or small as per your view, I'll have Tuhin get into the details. But we have shown the intent of the government in that Air India got cleared. NINL has found its buyer. There's a little bit more work to be done there, but you are saying that we are progressing in many of these. So I think we've been very realistic in telling what we'll do and achieving what we've told. Tuhin, you want to add anything more onto this? Ma'am, I just want to add that disinvestment actually is in accounting terms, when actual receipts to the government. Now, when we, for example, do NINL, nothing comes to the government in accounting terms. But that doesn't mean that we are actually progressing towards privatization in a faster way. So emphasis is on completion of transactions and implementation. And if we keep too high a target, sometimes it also distorts the market. Because nothing stops us from achieving when we want to achieve in disinvestment, as per the plan which we are there.
So ma'am has also mentioned that the ongoing transactions will be carried on and they will be completed, and these transactions, as and when they mature, they come to that. And secondly, on the revised estimates being 78, we should not also conjecture what will be the size of LIC IPO based on that, because valuation is yet to reach the final conclusion based on which we will do that. And there have been instances of actual receipts being different from even the RE figures, so you should not read too much into it. Okay, 122. Hi ma'am, Meghna Mittal from Newsrise. The budget has remained completely silent on India's listing on the foreign indices. There was an expectation that a tax amendment might happen to enable that. Has that been put on hold, or what is the plan on that? Just repeat your question. I think your voice was a bit muffled. Ma'am, I'm Meghna Mittal from Newsrise. My question is that the budget has remained silent on India's listing on the foreign indices. The expectation was of a tax amendment to enable that. So has that plan been put on hold, or what is the update on that? You're referring to the bond indices, Yes, right? yes. The issue is that the NR to NR transactions are anyway tax-free. So there's no capital gains. The issue was between NR and resident. So the BEPS discussions are on for us. And in those discussions, we are actually saying that the capital gains tax right should come to the country where the transactions emanate from. So that has been our stand. And those discussions are still on, and we are the one who's propounding that thing, and that's how it is moving, those discussions. So this was not the right time for us to take a decision in a manner where we give up on our own domestic thing while we keep fighting in the BEPS discussions. So that was the basic reason that we didn't want to do it this year. Number 90. Ma'am, firstly, congratulations. Just two quick clarifications. One is on cryptocurrency, because you did touch about the RBI now giving digital rupee, and it will start from next year. And you've reflected that in the finance bill. You've also taxed cryptocurrency, but there's no regulation. So how are you going to work on that? I'm a little bit keen to understand that. And the other issue, of course, is that in your speech, which was very well put, there was one key issue which affects all of us, including you, inflation. How are you going to deal with that? First thing, Sunil, I said the Reserve Bank will be issuing a digital currency. Currency becomes a currency is a currency only when it is issued by the central bank, even if it's a crypto. But anything which is outside of that, loosely all of us refer it to be cryptocurrency. They are not currencies. So let's first understand we are not taxing currency that is yet to be issued, and that provision is now made, and a currency in the name of digital rupee will be issued. Exact name you'll get a bit later, but Reserve Bank is the one which is going to issue it. And what Reserve Bank issues is the digital currency. Everything that prevails outside of it in the name of digital whatever are assets being created by individuals, and in transacting that asset, if there are profits being made, we are taxing that profit at 30%. We are also tracking every trail of money in that by saying every transaction will be 1% TDS, if I can use that expression. There will be a transaction, TDS, imposed on every transaction in the crypto world, any transaction that is happening outside. So the distinctions are very clear. Currency is only with the Reserve Bank. That will get issued sometime this year. The transaction happening in the crypto world are of different kinds of assets, and for that, every transaction gets taxed. Budget 2022.
booster for growth. स्वागत है आपका बजट और बाजार की इस खास पेशकश में, और एक बेहद शानदार ट्रेडिंग सेशन कहा जाएगा। बजट की स्पीच के साथ साथ मार्केट ने एक बेहतरीन रैली, उसके बाद कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया और फिर उसके बाद शानदार रैली। यानी ये इंडिकेट करता है कि बजट के जो अनाउंसमेंट्स थे, जो बजट के तमाम प्रोविजंस थे, उसको बाजार ने अच्छे से समझा और उसके बाद एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन अंत होता हुआ दिखा, जो काफ़ी मायनों में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बजट ग्रोथ का बजट था। यहाँ कैपेक्स अभूतपूर्व तरीके से 7.5 लाख करोड़ का प्रपोजल रखा गया है FY23 के लिए, जो पिछले साल से 35% ज़्यादा है। और आगे कई ऐसी स्कीम्स रखी गई हैं जो नेक्स्ट 5-10 नहीं 25 ईयर्स की प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए आपको दिखेंगी। तो एक बड़ा ही सपनों का बजट, ड्रीम बजट और ग्रोथ वाला बजट सरकार ने सामने रखा है, जिसमें कोशिश ये की गई है कि सभी सेक्टर्स को समाहित किया जाए और सभी वर्ग के लोगों को उसमें टच किया जाए। तो सरकार की जो हमेशा से कोशिश थी कि ग्रोथ के ज़रिए हम आत्मनिर्भर बने, ना कि सब्सिडीज़ के ज़रिए, इस बजट की थ्रस्ट वो दिखाई देती है। तो इसी पे बातचीत करेंगे कि बाज़ार को, ख़ास तौर पे शेयर मार्केट को इसमें क्या क्या बहुत पसंद आया और किस तरीके से उसने आगे उसको लिया है। तो इसी पे चर्चा करने के लिए शैल जी तो मेरे साथ है ही हैं, 3 विशेष मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ मैक्वारी ग्रुप के हेड ऑफ इक्विटीज़ इंडिया एंड कम्युनिटीज़ और ग्लोबल मार्केट्स के हैं संदीप भाटिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मनीष गुरवानी जी हमारे साथ हैं, जो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के CIO हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के, और सौरभ मुखर्जी हमारे साथ है, जो फाउंडर है मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। शैल जी, हम लोग जब सुबह से इस बजट को देख रहे थे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने निकल गई। पहले तो बड़े छोटे छोटे वाक्यों में मैम ने हम लोगों को समझाया क्या है, फिर लोगों ने थोड़ी मेहनत की, डीप समझे, फिर ये निकल के आ रहा है कि बजट एक लॉन्ग टर्म की ग्रोथ पाथ की बुनियाद रख रहा है, और उसको शायद बाजार ने बहुत अच्छे से समझा। और जो 6.4 का नंबर उन्होंने फिस्कल डेफिसिट से दिया है, ये सरप्राइजिंग है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से नीरज जी, 2 बातें जो मुझे समझ में आई वो ये थी कि एक बजट बहुत सरल था और ये लचीला था। ना सिर्फ आपको यहाँ पर अगले 365 दिन में क्या होगा उस पर एक रूपरेखा आती हुई दिखी, लेकिन एक ब्रॉडर मैप आपको खिंचता हुआ दिखा, किस तरीके से अगले 25 साल, जब अब भारतवर्ष 100 साल का हो जाएगा और जवान 100 साल का हो जाएगा, तब तक की रूपरेखा क्या होगी। लेकिन क्या करना है इस बजट के बाद अपने पोर्टफोलियोज में, किस तरीके से आपको बाजार रिएक्ट करते हुए दिखेंगे, इस चर्चा को अब आगे खोलते हैं। सबसे पहला प्रश्न सौरभ मुखर्जी साहब से। आप एक बहुत जानी मानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम मैनेज करते हैं मार्सलस इन्वेस्टमेंट्स पे, और बहुत ही लंबे लंबे आप समझिए समय के ट्रेड्स भी लेते हैं। सौरभ जी नमस्कार और शुभ दिन। बताइए आपने बजट को कैसे पढ़ा और यहाँ पर आपकी रणनीति कैसे बदलती हुई दिख सकती है बचे हुए सन 2022 के लिए। देखिए, मेरे ख्याल से ये फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी का ये बेस्ट बजट था। पूरी तरीके से कंट्रोल पे थी, नॉट जस्ट अपने स्पीच के, बट जो वेरियस आर्थिक लीवर्स हैं, जो आर्थिक कंट्रोल्स है भारत सरकार के, पूरा लगा कि उनके हाथ में पूरा वो कंट्रोल फर्मली थमाया गया है। 3 बड़ी चीजें मोटा मोटी समझ आई। पहला चीज की कोई एंटी रिच पॉलिसीज, जो कि डर था कि इलेक्शन नजदीक आ रहे, एंटी रिच पॉलिसीज की संभावना है, वो फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरी तरह से हटा दिया। और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में कुछ रियायत दी स्टार्टअप इन्वेस्टर्स में और रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए। काफी पॉजिटिव लगा ये रवैया कि एंटी रिच का कोई यहाँ पे सवाल ही नहीं है। दूसरा, जैसे आपने अभी बोला, अभूतपूर्व तरीके से कैपेक्स पे खर्चा। मेरा अंदाजा था कि 19-20% से कैपेक्स बढ़ाया जाएगा, 35% से FM साहिबा ने कैपेक्स को बढ़ा दिया। और तीसरा जो था, ये क्रिप्टो पे पूरा साफ रवैया भारत सरकार का आया कि क्रिप्टो पे आप निवेश करोगे तो 30% कैपिटल गेन्स टैक्स भरोगे, 1% TDS भरोगे। अब आप सोच लो इसके बाद आपको क्रिप्टो में खेलना है या नहीं। तो साफ तरीके से अपना भारत सरकार ने अपना रवैया इस क्रिप्टो एसेट्स की तरफ समझा दिया। अभी आप जो स्पीच सुना रहे थे वहां पे भी ये मुद्दा और साफ हो रहा है। मेरे ख्याल से इसका जो इम्पैक्ट है, विदेशी निवेशक भारी पैमाने में आएंगे। ऑलरेडी हमारे कुछ विदेशी निवेशक जिनके लिए पहला पैसा मैनेज करते हैं
ऑलरेडी ईमेल आ चुके हैं, शाम को बात होगी। डोमेस्टिक निवेश भी भरपूर तरीके से होगा। 2 से 3 साल मेरे ख्याल से एक सॉलिड इकोनॉमिक रिकवरी है, वो चलती रहेगी। बजट हम शायद 48 घंटे में भूल जाए, बड़ी इकोनॉमिक रिकवरी जो है उसका पूरा फायदा हम सबको उठाना चाहिए। जी, संदीप भाटिया जी, आपका टेक अवे क्या है इस बजट से, और आप किस सेक्टर्स की तरफ इस बजट के आउटकम के रूप में नजर रखेंगे? बहुत ही बेहतरीन बजट है। हमें फाइनेंस मिनिस्टर को और सरकार को बधाई देनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि जैसे हमने देखा है कि लास्ट 3 साल में जो हर एक बजट आया है इस वित्त मंत्री का, वो अगले बजट से बेहतर रहा है। उसमें सोच बेहतर रही है और उसमें इंडिया की ग्रोथ की सोच और ग्रोथ को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारी योजनाएं करी गई है। जैसे ये PLI स्कीम है जो लास्ट 1.5 साल से चालू है, वो एक बड़ा एग्जाम्पल है। और ये जो बजट है उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी, जो हमारी इंडिया की आंतरिक इकोनॉमी है, जो उसको बहुत बढ़ावा दिया जाएगा। किसी भी इकोनॉमी में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक होता है कि इंटरनल कंजम्पशन, जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जो लोग स्पेंड कर रहे हैं, जो लोग खर्चा कर रहे हैं वो, और दूसरा कि लोग नया क्या बना रहे हैं, क्या नए एसेट क्या ले रहे हैं, जैसे कि कोई घर हो या कोई इन्वेस्टमेंट हो मशीनरी में जो बिजनेसेस करते हैं। तो जो इंडिया का जो चल रही है इकोनॉमी, जो दौड़ रही है, वो एक ही पैर पे चल रही थी और वो थी डोमेस्टिक कंजम्पशन पे। और इस बजट में जो काम किया गया है उससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट को काफी प्रोत्साहन मिलेगा और उसके कारण हमारी जो इकोनॉमी है वो नए ग्रोथ स्तर, जो हाई ग्रोथ रेट पे पहुंचेगी और वहां बनी रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज समझना है कि इंडिया का ग्रोथ रेट 1 साल 2 साल के लिए नहीं होना चाहिए। पहले जो होता था, हम 2-3 साल में थक जाते थे और ग्रोथ रेट कम हो जाता था। अगर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और हमारे कॉर्पोरेट्स इन्वेस्ट करें तो उससे जॉब क्रिएशन होती है, उससे टैक्स साधन है वो बढ़ते हैं और वो ज्यादा जो गरीब है उन पे वो खर्चा करके उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं। तो अगर ये कैपेक्स साइकिल हमारा चला, जो अभी मुझे लगता है अभी भी देर है, लेकिन स्टॉक मार्केट में तो बहुत जल्दी स्टॉक प्राइस में दिख जाएगा, तो उससे ग्रोथ रेट हाई रेट पे 3 से 5 साल तक तो रहनी चाहिए। और ये सबसे बड़ा मैसेज है और ये सबसे बड़ा संदेश है इस बजट का कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 8% के ऊपर रहनी चाहिए मिनिमम 3 to 5 years के लिए। जी, मनीष गुनवानी साहब को जोड़ेंगे। आप चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं इक्विटी साइड के निपन इंडिया म्यूचुअल फंड के लिए। मनीष जी, सबसे कठिन और सबसे अहम प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। आप हज़ारों करोड़ों रुपए मैनेज करते हैं रिटेल निवेशकों के लिए। बताइए, इस बजट के बाद क्या आपकी सोच में कोई परिवर्तन आया है? कहीं पर आपको ज़्यादा मजबूती आती हुई दिखती हो कॉर्पोरेट इंडिया में, बैलेंस शीट्स इंप्रूव होती हुई दिख रही हो इस बजट के बाद, और कहीं पर आपको कुछ कमी झलकती हुई दिखे? ओवरऑल एक ब्रॉडर पिक्चर हमारे दर्शकों के लिए पेंट कीजिए कि इस बजट के बाद क्या फेरबदल आपको बाजार में आते हुए दिखेंगे और क्या फेरबदल आपको दिख सकते हैं कॉर्पोरेट इंडिया की बैलेंस शीट्स में? देखिए, ये बजट जैसे कोइंसिडेंस हो या जो भी आप बोले हैं, जो डायरेक्शन मार्केट जा रहा था उसको रीइंफोर्स करता है कि आप जब ये बिजनेस साइकिल का हिस्ट्री देखें, ये अप्रैल 20 में जो ग्लोबल रिसेशन हुआ था फर्स्ट क्राइसिस के बाद, तो ग्लोबली इकोनॉमिक रिकवरी आई है, इंडिया में भी बहुत अच्छी इकोनॉमिक रिकवरी आई है। और जो बिजनेस साइकिल होता है एक इकोनॉमिक रिकवरी आफ्टर ग्लोबल रिसेशन, उसका एक डायनामिक्स होता है कि इनिशियली कंजम्पशन और क्वालिटी स्टॉक्स अच्छा करते हैं, बट अगर इकोनॉमिक रिकवरी चलती रहे, उसमें स्ट्रेंथ आता रहे, तो स्लाइटली जो हम लोग बोलते हैं कि डीप साइक्लिकल्स हो, जैसे रियल एस्टेट, सीमेंट, PSU बैंक्स और कॉर्पोरेट लेंडिंग बैंक्स, उनके स्टॉक्स में रिलेटिवली ज्यादा मोमेंटम आता है। तो क्वेश्चन ये है कि ये बजट से जो सेकेंड फेज ऑफ रिकवरी है
वो स्ट्रेंथन होती है या नहीं। और आई थिंक आंसर काफी क्लियर है कि हाँ, जो केपेक्स साइकिल है, जो सेकेंड फेज में रिकवरी आती है, वो काफी इम्पेटस या मोमेंटम मिलेगा उसको ये बजट से। तो आप मार्केट का प्राइस एक्शन भी देखेंगे तो इससे पहले भी थोड़ा यही डायरेक्शन में जा रहा था। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल थिंकिंग इतना कुछ चेंज नहीं होगा, बट ये साफ है कि अभी जो ब्रॉड बेस्ड रिकवरी का जो थीसिस या जो होप था, उसमें काफी ऑप्टिमिज्म आएगा कि डोमेस्टिक कंजम्पशन, केपेक्स और एक्सपोर्ट्स, देखिए 2002 टू 2008 के बाद ये तीनों इंजन्स इंडिया के फायर नहीं हुए एक साथ, डोमेस्टिक कंजम्पशन, केपेक्स और एक्सपोर्ट्स। और होप ये है कि ये तीनों अभी फायर होंगे और एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस साइकिल, जो सेकेंड पार्ट ऑफ द बिजनेस साइकिल जो बोलते हैं, वो आएगा। बट एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा कॉशन भी वारंटेड है, प्राइमरीली क्योंकि ऑयल प्राइस का जो थ्रेट है और जिस बजट का जो डेट का जो मैथमेटिक्स है, जो बोरिंग पार्ट है, वो काफी हाई है। और जैसे हम सबको पता है कि ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं, तो बिटवीन ये बात की जो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं और क्रूड ऑयल $90 पे है, थोड़ा हमको ये देखना पड़ेगा और मे बी हमको प्रे करना पड़ेगा कि क्रूड ऑयल और ज्यादा यहाँ से नहीं जाए, क्योंकि फिर मैक्रो स्टेबिलिटी पे कंसर्न आ सकता है। सौरभ जी, जो बात अभी गुनवानी जी ने कही कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का साइकिल चेंज हो रहा है ग्लोबली और कच्चे तेल में तेज़ी है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान में बजट में ये मान के चल रहे हैं कि LIC शायद मार्च से पहले डाइवेस्ट हो जाए, या डाइवेस्ट मतलब उसकी लिस्टिंग हो जाए। और दूसरा, नेक्स्ट ईयर का टारगेट उन्होंने काफ़ी कम रियलिस्टिक प्रैक्टिकल रखा है। अगर इसको संदर्भ में लें तो क्या ये चीज़ें डिस्काउंटेड हैं बजट में? देखिए, जो पहली बात जो मैं कहूंगा कि कमोडिटी साइकिल को फोरकास्ट करना आई डोंट थिंक भारत सरकार भी कर सकता है, ना तो मैं कर सकता हूं, ना कोई कर सकता है। एंड मेरे ख्याल से भारत सरकार ने कोई कमोडिटी साइकिल को फोरकास्ट करने की चेष्टा यहाँ पे नहीं की है। एक $70-75 का क्रूड का प्राइस माना है, जो मोटा मोटी लॉन्ग टर्म एवरेज है। सो बजट में क्रूड का कोई कमोडिटी साइकिल की फोरकास्टिंग की कोशिश नहीं की गई है। बॉन्ड मार्केट को लग रहा है, जैसे आप देख रहे हो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड लास्ट 2-3 महीने से बढ़ता रहा है, कुछ हद तक फेड की वजह से। आज बजट के अनाउंसमेंट के बाद भी बॉन्ड यील्ड बढ़ा। बॉन्ड मार्केट को थोड़ा डर लग रहा है कि बजट सरकार का खर्चा बढ़ेगा, शायद LIC का डिसइन्वेस्टमेंट में भी बॉन्ड मार्केट को आशंका है। मेरे ख्याल से बॉन्ड मार्केट थोड़ा सा एक्सेसिवली कॉशियस हो रहा है। एक बॉन्ड मार्केट की तरफ से एक सिनिसिज्म लग रही है बजट के प्रति। मेरे को वो सिनिसिज्म वारंटेड नहीं लग रही। मेरे को बजट मैथमेटिक्स काफी रिलायबल लग रहे हैं। उनका जो अंदाजा है कि रेवेन्यू कलेक्शंस अगले एक साल में 13-14% बढ़ेंगे, मेरे ख्याल से काफी कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। और अगले साल LIC का डिसइन्वेस्टमेंट को बजट ना करना, उसका फोरकास्ट डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स में नहीं डालना, मेरे ख्याल से काफी होशियारी का काम है। बिकॉज अगर सरकार डाल देती है LIC का प्रोसीड्स डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर, तो फिर वो बैक्ड इनटू अ कॉर्नर हो जाती है, उसके हाथ से फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है। LIC कमाल का एसेट है, कुछ हद तक कोई बोल सकता अमूल्य एसेट है। LIC का मार्केट में डिमांड रहेगा। फिस्कल कंसोलिडेशन में मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रही है, और मेरे ख्याल से बॉन्ड नीड्स कूल ऑफ करेंगे, बॉन्ड नीड्स वापस नीचे आएंगे जैसे जैसे बॉन्ड मार्केट को समझ आएगा कि थोड़ा सा नीडलेस सिनिसिज्म हो रहा है बजट के बारे में। जी, भाटिया साहब से यहाँ पर जुड़ेंगे। संदीप जी, आप विदेशी मित्रों से जो कि भारत में निवेश करते हैं जुड़े रहते हैं, और आपके कार्यों में से एक ये है कि ये जो बजट का डॉक्यूमेंट है इसको ट्रांसलेट करें बाजारों के लिए और बढ़िया नगीने ढूंढें। हम लोग काफ़ी चिंता में हैं जहाँ तक कि विदेशी मित्रों की बिकवाली का सवाल है। पिछले 6 महीने जनवरी में भी 41,000 करोड़ रुपया निकाला गया। जिस हिसाब से आज बाजार ने अपने समझिए जकड़े हुए चेन्स जो हैं वो छोड़ी हैं,
आपको क्या लगता है कि ये बजट हमारे विदेशी मित्रों को उनकी सोच में या उनकी कार्यशैली में कोई फेरबदल लाता हुआ दिखेगा? हाँ, जरूर उनकी उनकी विचार और उनके जो बाइंग सेलिंग है वो उसमें शायद चेंज आए। लेकिन एक चीज बहुत ही क्लियर है कि किसी एक इन्वेस्टर या एक कैटेगरी के इन्वेस्टर से पूरा बाजार अभी नहीं चल रहा। जो अभी बाजार में जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, जो निजी इन्वेस्टर हैं, वो काफी स्ट्रांग है और उनके फ्लोज काफी स्ट्रांग रहे हैं और उसके कारण कितना भी सेलिंग हमने 3-4 महीने में देखा है, बाजार 10% से ज्यादा कुछ गिर नहीं पाया है। और मुझे लगता है क्योंकि इंडिया का अंडरलाइंग ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो रहेगा। अगले 2-3 महीने में थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है। फेड रेट जब बढ़ना चालू होंगे, एक बार होगा, दूसरी बार होगा, तीसरी बार होगा, तो उनके बीच मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी आएगी। लेकिन अगर हम सोचें और समझ लें कि ये जो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी है, जो हमारी ग्रोथ स्टोरी है, वो काफ़ी स्टेबल है, वो काफ़ी स्ट्रांग है और ये चलती रहेगी 2-3 साल के लिए, तो ये जो वॉलेटिलिटी है उसका एडवांटेज लेके उसमें नीचे में हम ले सकते हैं। मुझे लगता नहीं है कि उसके लिए किसी विदेशी सेलिंग को देख के हमें नेगेटिव और या हमें उसके हिसाब से ही काम करना चाहिए। जी, तो डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी बहुत स्ट्रांग है और अपना पैसा यानी देश का ही पैसा म्यूचुअल फंड के जरिए बहुत बड़े पैमाने पर मार्केट में आ रहा है। 11,000 करोड़ करीब हर महीने आ रहा है और पार्टिसिपेशन भी लगातार बढ़ा है। एक चीज़ पे और व्यू जानना चाहेंगे गुनवानी जी आपका। साफ कर दिया गया है सरकार की ओर से कि बॉन्ड का जो इंक्लूजन होने वाला था वो शायद नहीं होगा क्योंकि वो LTCG का इश्यू अभी तक रिजॉल्व हुआ नहीं है, लेकिन मार्केट में इसकी होप बिल्ट इन थी, तो अभी इससे कोई दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल से जैसे बातचीत हुई कि एक सेगमेंट, एक एसेट क्लास में कितना फॉरेन पैसा आ रहा है उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये है कि अगर मैक्रो स्टेबिलिटी है और ग्रोथ है तो वेदर वो डेट से आए, FDI से आए, FII से आए या हेज फंड से आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से। क्वेश्चन ये है कि विद लो इन्फ्लेशन और लो करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ क्या अच्छी ग्रोथ आएगी। अभी तो होप है और ये बजट से होप बड़ी है कि ग्रोथ स्ट्रांग रहेगी और होपफुली करंट अकाउंट डेफिसिट और इन्फ्लेशन जैसे जो मैक्रो स्टेबिलिटी के वेरिएबल्स हैं और एक मैक्रो स्टेबिलिटी का पॉजिटिव ये है कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो पूरा क्लीन हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये होलिस्टिक पिक्चर देखना चाहिए, ना कि अभी ये हो सकता है कि FI डेट में नहीं आए बट इक्विटीज में आ जाए नेक्स्ट हफ्ता, तो ये सब प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। जी, सौरभ मुखर्जी साहब से जुड़े रहेंगे। सौरभ जी, आप एक बहुत ही जानी मानी PMS चलाते हैं, आपने अपना राय अभी LIC ऑफ इंडिया के IPO पर व्यक्त किया। क्या अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर आप इस इशू में पैसा लगाएंगे? देखिए, हम भारत सरकार के कोई भी कंपनी में पैसा नहीं लगाते। वो काफी हमारा लंबी सोच है, काफी सालों से हमारा रवैया रहा है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में नहीं लगाएंगे। बट अगर आप मुझसे पूछे विदेशी निवेशक की रुचि होगी इस इश्योरेंस के प्रति, मेरा ख्याल है बिल्कुल होगी। जैसे कि कभी भी जब SBI का QIP आता है तो आपको बड़े बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स नजर आते हैं। उसी प्रकार से इस प्रकार का जब भारत सरकार का इतना बड़ा एसेट मार्केट में आ रहा है, बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी आएंगे, मेरे ख्याल से डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स भी प्रवेश करेंगे। एंड कुछ हद तक उसको मद्देनजर रखते हुए FM ने जो पॉजिटिव रवैया अपनाया कैपिटल गेन्स टैक्स के प्रति, मेरे ख्याल से कुछ वो सोच भी हो सकती है। जहाँ लिमिटेड बात जहां तक रहती है, हमारा छोटा सा PMS नहीं, हम भारत सरकार के किसी भी कंपनी में नहीं लगाते, बिकॉज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस देश की सेवा करते हैं, शेयर होल्डर्स की इंटरेस्ट सेकेंडरी होती है। ये बात बहुत अच्छी कही सौरभ जी ने कि PSUs जो है देश की सेवा करते हैं। इंटरेस्टिंग है, लोग समझ रहे हैं। सौरभ, एक सवाल मेरा आपसे अभी एक और है। अभी कुछ दिन बाद RBI की पॉलिसी भी आने वाली है और क्या उनके ऊपर कोई प्रेशर होगा, क्योंकि दुनिया भर में अब साइकिल चेंज हो रहा है, तो क्या RBI अहेड ऑफ द कर्व तो छोड़िए बिहाइंड द कर्व हो गया है और वो इन्फ्लेशन को अंडर प्ले करेगा अभी भी?
देखिए, दुनिया भर में सेंट्रल बैंकर्स को एक चीज समझ आ गई कि ये जो इन्फ्लेशन आ रही है ये काफी हद तक सप्लाई साइड है, डिमांड पुल नहीं है। ऐसा नहीं कि तोड़फोड़ डिमांड का माहौल है इसलिए इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है। सेमीकंडक्टर का आइटम देखें या कंटेनर शिपिंग कंटेनर्स का मुद्दा देखें या तेल का भाव देखें, ये सप्लाई साइड इश्यूज की वजह से है। सीपीआई इन्फ्लेशन इंडिया में आज भी कंट्रोल में है। डब्ल्यूपीआई विच इज सप्लाई साइड ड्रिवन, वहां पे मुद्दा है। सो मेरे ख्याल से आरबीआई अहेड ऑफ द कर्व या कुछ अग्रेसिव रवैया नहीं अपनाएगा। ये बजट भी इन्फ्लेशनरी बजट नहीं है, ये बजट का फोकस कैपेक्स पे है, गरीबों में पैसा बांटने का फोकस आज जहां तक मैंने सुना नहीं था। सो रेवेक्स वाली बजट नहीं है, कैपेक्स वाली बजट है, नॉन इन्फ्लेशनरी बजट है, फिस्कल मैथमेटिक्स कंट्रोल में है। इसलिए मेरे को कुछ आसार नहीं नजर आ रहे कि आरबीआई कुछ प्रीमैच्योर टाइटनिंग करेगा। जी, भाटिया साहब को यहाँ पर दोबारा पिक्चर में लाते हैं। संदीप जी, आपकी सोच में एक डॉक्यूमेंट जिसका बाजार को इंतजार था और एक मेजर इवेंट जो अब हमारे सामने है, स्टेट इलेक्शंस, जिसका रिजल्ट आपको आता हुआ दिखेगा मार्च 10 पर। एक बजट को बाजार पास करता हुआ, अब क्या हाल और रुझान होगा स्टेट इलेक्शंस में, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अगर आप एक ओवरऑल कैनवस पेंट करें सन 2022 का, ये बताएं कौन से सेक्टर्स आपके हिसाब से आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे और कहां पर हमारे निवेशकों को, ट्रेडर्स को और लंबी अवधि के इन्वेस्टर्स को पैसा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए सन 2022 में? मुझे लगता है कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें काफी निवेश अच्छा हो सकता है। जैसे बोला गया है इस इंटरव्यू में कि बैंकिंग सिस्टम में जो बैड एसेट्स थे, जो नुकसान हो रहे थे, वो सब क्लीन हो गए हैं। और अगर ग्रोथ आ रहा है तो ये जो साइकिल की हम बिगनिंग में हैं, तो उसमें बैलेंस शीट स्ट्रांग हैं बैंक्स के, और बोथ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर अच्छी क्वालिटी के बैंक्स में निवेश किया जा सकता है। वो एक इजी चीज है। और हमें वो भी देखना चाहिए कि अभी कैपेक्स साइकिल की स्टोरी आज ही चालू हुई है, तो जो बड़ी कैपेक्स की कंपनियां हैं जैसे लार्सन एंड टूब्रो, वहाँ उनको बेनिफिट हो सकता है। उनका बिजनेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट में भी है, डिफेंस सेक्टर में भी है, वहाँ भी निजी कंपनी, डोमेस्टिक कंपनीज को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उनके लिए बिजनेस रिजर्व किया जा रहा है। तो कैपेक्स गुड की कंपनीज को जरूर देखना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग चीज है जो है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में काफी चेंजेस और बदलाव आ रहे हैं, जैसे बैटरी व्हीकल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं। तो अभी इतनी क्लैरिटी नहीं है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स कैसे काम करेंगे, क्या वो वो चेंज कर पाएंगे अपनी प्रोडक्ट पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से, और कि वैसे कुछ कितना देर लग सकता है। लेकिन टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां अच्छी लगती हैं हमें, तो वो सब अच्छे निवेश के लिए जरूर कर सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये रहेगा कि ग्लोबल इकोनॉमी में कोई नेगेटिव डेवलपमेंट ना हो। ऑयल तो है एक छोटी सी चीज, लेकिन काफी और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं पूरे दुनिया में, जिसका खतरा पूरी दुनिया की स्टेबिलिटी पे है। तो खाली उसी पे नजर हमें रखनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई नेगेटिव डेवलपमेंट हो तो इंडिया के लिए इतना बुरा नहीं होगा, और वो गिरावट में हमें लेना चाहिए। संदीप जी जिस तरह इशारा कर रहे हैं, शायद वो ना होगा। मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से वो मिल के सुलझा लेंगे उसको, केवल एक क्वेश्चनिंग होगी। हम सबकी ऐसी उम्मीद भी है कि नहीं होना चाहिए वो। लेकिन गुनवानी सर, आपकी नज़र कहाँ पे है, B2B वाले सेक्टर्स में या B2C वाले सेक्टर्स में? क्योंकि डिमांड के लिए इस बजट में क्या है ये मैं नहीं समझ पाया। नहीं, हमें लगता है कि जो वैल्यू और सिक्लिकल सेक्टर्स है वो बेटर है अभी इन्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि क्लियरली कोविड एक चीज था, बट 5-7 साल के व्यू पॉइंट से भी आप इंडियन इकोनॉमी देखेंगे तो बिलो ट्रेंड ग्रोथ आ रही थी 5-7 साल के लिए। और होपफुली अभी ऐसा कोई डिस्टर्बेंस, कोविड जैसा डिस्टर्बेंस ना आए, तो नेक्स्ट 2-3 साल के लिए जो कैचअप इन ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक रिकवरी है, उसका स्ट्रांग होना काफी पॉसिबल है।
और वो एनवायरनमेंट में दूसरी बात यह है कि इंटरेस्ट रेट ग्लोबली और इंडिया में भी ऊपर जा रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट में जहाँ सिक्लिकल ग्रोथ हो और जहाँ वैल्यूएशंस या प्राइस टू अर्निंग बोले या प्राइस टू बुक बोले, वो जो जहाँ वैल्यू है वो सेक्टर्स मेरे ख्याल से आउट परफॉर्म करेंगे। ओके, तो ये इस तरीके के सेक्टर्स परफॉर्म करेंगे। एक बढ़िया ग्रोथ वाला बजट सामने रखा गया है। कैपेक्स का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनने की तैयारी है और इसी को बाजार ने डिस्काउंट किया और एक बहुत ही शानदार रैली बनी है। तो एक जिसको कहते हैं कि इंट्रिंसिक ग्रोथ पे इंडिया चल रहा है, ना कि केवल FII के पैसे पे या किसी एक फैक्टर्स पे। तो मुझे लगता है कि बाजार इसी को पसंद कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने एनालिसिस के साथ हमारे दर्शकों को की मदद करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज़। धन्यवाद।